हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भोजराज वर्मा। वेलकम टू अधिष्ठान अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एनसीईआरटी क्लास 9th डेमोक्रेटिक राइट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लीज पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है राइट्स इन डेमोक्रेसी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी और राइट्स के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, नीड ऑफ राइट्स इन डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, राइट्स बनाने के पीछे क्या थिंकिंग थी वो हम पढ़ेंगे, और राइट्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा केस स्टडीज ऑफ ग्वांटानामो बे, सऊदी अरेबिया एंड कोसोवो। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि वहाँ के सिटीजन्स के राइट्स का वायोलेशन हुआ। ठीक है, वहाँ के सिटीजन्स के राइट्स को वायोलेट किया गया। अब एक काम करते हैं, हम अपनी उनकी जगह अपने आप को रख के देखते हैं। ठीक है, अगर हम वहाँ पर होते उन सिटीजन्स की जगह, तो हम क्या सोचते? हम ये सोचते कि हमें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड हो। ठीक है, हमें गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम दे जो कि हमारी सिक्योरिटी की गारंटी लेता हो। ठीक है, तो यही एक सोच थी जो राइट्स बनाने के पीछे थी। ठीक है, राइट्स बनाने वालों ने जो सोचा था वो यही एक सोच थी कि हर एक को कुछ ऐसी गारंटी दें। ठीक है, एक या तो हर एक को कुछ ना कुछ एक मिनिमम गारंटी दें। ठीक है, कुछ ना कुछ गारंटीज दे दें हर एक को कि वो अपने आप को सिक्योर कर सके। ठीक है, वो अपने आप अपनी सेफ्टी कर सके, अपने आप की सिक्योरिटी कर सके, अपनी डिग्निटी की सिक्योरिटी कर सके। ठीक है, तो वी नीड अ सिस्टम वेयर एटलीस्ट अ मिनिमम इज गारंटीड टू एवरीवन, कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जहां पर हर किसी को कुछ ना कुछ की मिनिमम गारंटी हो। ठीक है, कि भाई जो मिनिमम गारंटी का मतलब ये समझ लीजिए कि कम से कम कुछ ना कुछ की गारंटी तो हो हर किसी को, चाहे वो पावरफुल हो या वीक हो, रिच हो या पुअर हो, मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो। ठीक है, और जो ये एश्योरेंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिले वो पेपर्स पे ना हो, नॉट ओनली ऑन पेपर्स बट इन रियलिटी, वो रियल लाइफ में भी हो और हम उसे फील कर सकें। लाइक दैट कि हमें कम से कम राइट टू लाइफ की गारंटी हो। ठीक है, हमें जीने के अधिकार की ही गारंटी हो कि हमें जीने का अधिकार है। ठीक है, ये गारंटी हमें गवर्नमेंट दे दे, तो फिर हमें कोई ऐसे आके मार नहीं सकता, क्योंकि हमें जीने का अधिकार है, हर किसी को जीने का अधिकार है। तो कोई हमें ऐसे ही आके कोई आया और हमें गोली मार दी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें जीने का अधिकार है, कोई ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यही एक सोच थी राइट्स बनाने के पीछे कि हर किसी को कुछ ना कुछ की मिनिमम गारंटी उसे दे दी जाए, और वो जो मिनिमम गारंटी थी वो क्या क्या हुई बाद में जाके वो उनको राइट्स बोला गया। ठीक है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ राइट्स मिल गए। फॉर एग्जाम्पल दैट नो वन शुड बी अरेस्टेड विदाउट प्रॉपर रीजन एंड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे कि कोई कोई भी किसी को बिना प्रॉपर रीजन और इंफॉर्मेशन के अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एंड इफ समवन इज अरेस्टेड ही और शी शुड हैव अ फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्फ। और अगर उसे अरेस्ट भी किया जाता है तो उन्हें एक फेयर चांस मिलेगा अपने आप को डिफेंड करने का। ठीक है, तो ये एक मिनिमम गारंटी हो गई कि आपकी सिक्योरिटी है, कि आपको ये गारंटी दी जाती है कि आपको कोई बिना प्रॉपर रीजन और इंफॉर्मेशन के अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक तरह से गारंटी हो गई। ओके, तो ये राइट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे राइट्स दिए गए सिटीजन्स को गारंटी के तौर पे कि आप ये गारंटी लीजिए, आपको ये गारंटी दी जाती है और ये गारंटी को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन रियल लाइफ। व्हाट आर द राइट्स? राइट्स की डेफिनेशन क्या है? अब देखिए एग्जाम में आपके राइट्स की डेफिनेशन आएगी, तो आपको क्या लिखना है उसमें? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। ठीक है, नहीं समझ में कोई बात नहीं, अब इसको हम अलग अलग करके समझेंगे। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम। राइट्स क्या होते हैं? रीजनेबल क्लेम होते हैं। रीजनेबल क्लेम का मतलब क्या है? जैसे कि आपने कोई क्लेम किया, आपने कोई राइट क्लेम किया, जैसे कि आपने क्लेम किया कि आई हैव अ राइट टू प्ले, मुझे खेलने का अधिकार होना चाहिए। मैंने ये चीज क्लेम करी, ठीक है, गवर्नमेंट से कि मुझे खेलने का अधिकार दो। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, मतलब आपको खेलने का अधिकार है, ये रीजनेबल है, ये क्लेम आपका रीजनेबल है। रीजनेबल का मतलब होता है उचित, आपको खेलने का अधिकार है, आप अपना खेल खेल सकते हैं, ये रीजनेबल है। ठीक है, पर मैंने ऐसे बोला कि नहीं, मुझे खेलने का अधिकार होना चाहिए रात को 1 बजे अपनी गली के अंदर, तो ये क्या रीजनेबल है? बिल्कुल ये रीजनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है, इससे सोसाइटी को, आपके पड़ोसियों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन हार्मफुल, इट कैन प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, तो ये रीजनेबल नहीं है। ठीक है,
जो भी चीज, जो भी आपका क्लेम है, अगर वो किसी के लिए हार्मफुल है, अगर वो किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो रीजनेबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मान लीजिए आपने बोला कि आई हैव राइट टू स्पीच, मेरे पास राइट टू स्पीच है और मुझे अपने राइट्स एक्सप्रेस करने का, मुझे अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का अधिकार है। अब मुझे अपने व्यूज कैसे एक्सप्रेस करने हैं? गाना गा के एक्सप्रेस करने हैं। और मुझे गाना कब गाना है? रात को 2 बजे गाना गाना है। तो क्या ये रीजनेबल है? नहीं, ये रीजनेबल नहीं है। रात को 2 बजे आप गाना नहीं गा सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पड़ोसियों को, आपके आस पड़ोस के लोगों को, आपकी सोसाइटी को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये रीजनेबल क्लेम नहीं हुआ। आपका रीजनेबल क्लेम यहाँ तक सही है कि आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के अधिकार हैं। आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करिए इन राइट मैनर, ना कि रात को 2 बजे लाउड स्पीकर पे चिल्ला के। ठीक है, तो ये रीजनेबल नहीं है। तो रीजनेबल क्या होती है? रीजनेबल क्लेम मतलब समझ गए। रीजनेबल क्लेम का मतलब ये हुआ कि जो क्लेम, जो आप कुछ भी जो क्लेम करेंगे राइट, वो उचित होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन। राइट्स क्या है? रीजनेबल क्लेम है पर्सन के, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। और जो आप जो क्लेम करेंगे वो सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करेगी। मतलब जैसे कि आपने बोला मुझे गाने गाने का अधिकार है, तो समाज आपको देखेगा, समाज आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये रीजनेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये रीजनेबल है, तो आपको समाज परमिशन देता है। मान लीजिए आपने बोला, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि आपने ऐसे बोला कि आपके बाहर किसी ने कचरा फेंक दिया, आपने ऐसे बोला कि मैं इसको मारूंगा जान से। ठीक है, मैं इसका मर्डर करूंगा। तो क्या आपको सोसाइटी ये मर्डर करने का वो देगी, परमिशन देगी? बिल्कुल नहीं देगी परमिशन। क्यों? क्योंकि ये रीजनेबल नहीं है, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, तो सोसाइटी आपको नहीं देगी परमिशन। ठीक है, आप अपनी तरफ रीजनेबल है, आपके लिए ये बात रीजनेबल है, क्योंकि आपके घर के बाहर कचरा फेंक दिया, तो आप सोचेंगे आज ही इसको मार देता हूँ तो अगली बार ये कभी ऐसा नहीं करेगा। पर ये चीज़ रीजनेबल नहीं है सोसाइटी के लिए कि आप उसको मार दें, आप उसका मर्डर कर दें। आप कंप्लेन करिए उसकी, आप उसके उसके खिलाफ एफआईआर करवाइए, कुछ भी करवाइए, मगर उसको मार नहीं सकते आप। ठीक है, तो सोसाइटी आपके क्लेम को रिकॉग्नाइज करती है अगर वो रीजनेबल है, मतलब वो हर किसी के लिए रीजनेबल होना चाहिए, हर किसी के लिए हर किसी के लिए उचित होना चाहिए वो। ठीक है, केवल आप ही के लिए नहीं, वो हर किसी के लिए होना चाहिए। वो किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया। तो राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। अब देखिए, अब आपने रीजनेबल क्लेम किया, आपने क्लेम किया, वो रीजनेबल भी था, सोसाइटी ने परमिशन भी दे दी। ठीक है, आपने बोला कि मुझे गाना गाना है, सोसाइटी ने बोला ठीक है गा लीजिए। ओके, अब क्या वो राइट बन गया? जी नहीं, वो अभी राइट नहीं बना है। अभी राइट वो तब बनेगा जब वो लॉ के द्वारा सैंक्शन हो जाएगा। ओके, जब लॉ उसे सैंक्शन कर देगा, मतलब वो कानून बनेगा। ठीक है, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। आगे ना समझ में पूरा पूरा? ठीक है, तो यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में भी लिखनी है। अब देखते हैं व्हाई वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, हमें राइट्स की जरूरत क्यों है डेमोक्रेसी में? अब ये देख लीजिए कि डेमोक्रेसी और राइट्स का सीधा सीधा रिलेशन है। अगर राइट्स, हम डेमोक्रेसी में क्या है, फ्रीली हमें फ्रीडम होता है अपने राइट्स को क्लेम करने का। ठीक है, डेमोक्रेसी होगी तो हम अपने राइट्स को आसानी से क्लेम कर पाएंगे। इन डेमोक्रेसी इट इज इजी टू क्लेम अवर राइट्स। ठीक है, और और क्या होता है, और डेमोक्रेसी इज बाय द राइट्स। डेमोक्रेसी राइट्स से ही डेमोक्रेसी बनती है। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन हो गया कि डेमोक्रेसी होगी तो हम अपने राइट्स को आसानी से क्लेम कर सकते हैं, और अगर राइट्स नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, अब राइट्स नहीं होंगे, डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो कैसे है ये बात है, ये इस पॉइंट से समझते हैं। ठीक है, राइट्स क्यों नेसेसरी है? राइट्स आर नेसेसरी फॉर वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, राइट्स क्यों हमारे लिए नेसेसरी हैं? क्योंकि राइट्स डेमोक्रेसी के सस्टेनेंस के लिए नेसेसरी है। अगर राइट्स ही नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कैसे होगी? देखिए, ये बात ऐसे सोचने की है कि लोकतंत्र होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लोकतंत्र कैसे होता है? हम वोट देते हैं, सबसे पहले हम वोट देंगे उसमें। ठीक है, हम वोट देंगे, हमारे पास राइट टू वोट होगा तभी हम वोट दे पाएंगे। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, अब पॉलिटिकल पार्टीज कौन बनाते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिटीजन के पास अगर पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का वो नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, तो हम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे? समझिए, तो पहले राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी तो हो, राइट टू वोट तो हो, तब जाके तो डेमोक्रेसी बनेगी। तो डेमोक्रेसी के लिए राइट्स की जरूरत है। राइट टू वोट हो गया, राइट टू एक्सप्रेस हो गया, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। आगे ना समझ में कि डेमो, अगर ये चीज ये नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कैसे होगी? समझ में आ गया?
ठीक है, तो राइट्स आर नेसेसरी फॉर वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। राइट्स क्या करता है, माइनॉरिटीज को मेजोरिटी के अत्याचारों से बचाता है। ठीक है, अब मेजोरिटी क्या होता है, माइनॉरिटीज क्या होता है, सबको पता है। मेजोरिटी जो कि संख्या में ज्यादा हो उनको बोलते हैं मेजोरिटी, और जो संख्या में कम हो उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज। तो जो लोग संख्या में ज्यादा हो जाते हैं ना, वो अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं। ठीक है, तो वो ताकतवर क्या करता है, कमजोर पे हावी होने की कोशिश करता है। हमेशा ऐसा ही होता है कि जो ताकतवर हो गए वो कमजोर को दबाने की कोशिश करेंगे। तो राइट्स क्या करता है, राइट्स उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। राइट्स मेजोरिटी के अत्याचारों से माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दे एंश्योर दैट द मेजोरिटी कैन नॉट डू व्हाटएवर इट लाइक्स। ये अपने को एंश्योर करता है कि मेजोरिटी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स दे देते हैं कि वो अपने आप को बचा सके मेजोरिटी से। ठीक है, अगर माइनॉरिटी के पास कुछ राइट्स होंगे तो वो मेजोरिटी से अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है, राइट्स प्रोटेक्ट्स सिटीजन फ्रॉम गवर्नमेंट आल्सो। अब देखिए, राइट्स केवल माइनॉरिटीज को मेजोरिटी से नहीं बचाता, राइट्स बचाता है हर नागरिक को उसकी गवर्नमेंट से भी बचाता है। ठीक है, कब कब कभी क्या होता है, समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन। कई बार क्या करती हैं गवर्नमेंट जो होती हैं, वो केवल राइट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं करती, कई बार वो उन पे राइट्स पे अटैक भी करते हैं, अपने सिटीजन के राइट्स पे। ठीक है, कैसे कैसे हमने देखा था कोसोवो के अंदर। कोसोवो में क्या हुआ था कि कैसे अल्बेनियंस के राइट छीन लिए गए और उन्हें मार दिया गया। ठीक है, उसी तरह से कई बार गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, सिटीजन्स के राइट्स छीन लेती हैं, उन पे अटैक किया जाता है, उनके राइट्स पे अटैक किया जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया जो राइट्स बनाने वाले थे उन्होंने, दिस इज वाई सम राइट्स नीड टू बी प्लेस हायर देन द गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट से भी ऊपर रखा गया है राइट्स को। ठीक है, राइट्स के बिना गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो राइट्स मेन है। ठीक है, किसी भी लाइफ के लिए राइट्स बहुत ज़्यादा मेन होते हैं। ठीक है, राइट्स के बिना लाइफ अधूरी होती है। ओके, तो हम आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, बेसिक्स। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, तो बेसिक राइट मतलब ये तो होने ही जरूरी है, ये जरूरी है लाइफ के लिए। ठीक है, इनके बिना लाइफ अधूरी है। जैसे बेसिक नेसेसिटीज होती है हमारी, रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह हमारे लिए ये बेसिक राइट्स भी होने बहुत जरूरी है किसी को सरवाइव करने के लिए। ठीक है ना। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स है। आर्टिकल जैसे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 क्या बताते हैं हमें, राइट टू इक्वलिटी बताते हैं। इसी तरह आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 हमें क्या बताता है, राइट टू फ्रीडम बताता है। इसी तरह आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 हमें क्या बताता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 हमें बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 बताता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 32 से 35 हमें बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम राइट टू इक्वलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइए मत। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इन छह के छह राइट्स को हम डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी आज हम क्या पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, अब राइट टू इक्वलिटी का क्या मतलब है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी ये कहाँ से आया, ये आया रूल ऑफ लॉ से। ठीक है, इट मीन्स दैट लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस टू अ पर्सन स्टेटस। मतलब कि लॉ सबके लिए सेम है। ठीक है, रिगार्डलेस टू पर्सन स्टेटस। लॉ क्या है, पर्सन के स्टेटस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितने बड़े हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर एक अमीर आदमी जो क्राइम करता है, ठीक है, और अगर गरीब आदमी भी सेम क्राइम करता है तो दोनों को सेम तरीके से सजा मिलेगी। ठीक है, द प्रोसीजर इज सेम फॉर बोथ द पर्सन। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई मान लीजिए देश का प्राइम मिनिस्टर भी अगर एक मर्डर कर देता है और एक गरीब आदमी मर्डर कर देता है, ठीक है, तो दोनों को सेम धाराएं लगेंगी, दोनों पे सेम प्रोसिक्यूशन होगा, दोनों को सेम धाराएं लगेंगी, दोनों को सेम सजाएं मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जो लॉ है हमारा, इट मीन्स दैट द लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल। लॉ हर किसी पे सेम तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। जो देश का जो भी नागरिक है वो सब लॉ के आगे सब सेम है। ठीक है, लॉ किसी में भेदभाव नहीं करता। लॉ ये नहीं देखता कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है। ठीक है, लॉ इस तरह से नहीं देखता। ये लॉ ये नहीं देखता कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है।
ठीक है। लॉ ये नहीं देखता कि ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है। लॉ कुछ नहीं देखता, लॉ के आगे सारे सिटीजन सेम है। समझ में आ गया? जैसे कि आप ये बोलेंगे कि नहीं, बड़े आदमी जो होते हैं उनके उनको तो उन पे तो केस ही नहीं होता। ऐसा नहीं है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उन पे भी केस हुए हैं, लाइक नरसिम्हा राव हो गए और इंदिरा गांधी हो गई। वो जो प्राइम मिनिस्टर थे तब उनको भी कोर्ट जाना पड़ता था, उनकी भी पेशी होती थी एज अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है। तो लॉ जो होता है, जो कानून होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यही है कि जो कानून है वो कभी भी किसी को नहीं देखता। ठीक है। वो सबको एक तरीके से ट्रीट करता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। समझ में आ गया? अब देखिए आर्टिकल ये जो है, अंडर राइट टू इक्वलिटी गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। ये क्या चीज है? ये है आर्टिकल 15। ठीक है। एक मूवी आई थी आर्टिकल 15, उसका नाम कहाँ से रखा गया? वो यहीं से आया। ठीक है। तो ऐसा नहीं मूवी का नाम रख दिया आर्टिकल 15, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 15 एक चीज है, मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 15 है और उसमें क्या आता है? उसमें ये चीज आती है, उसमें ये चीज आती है, अंडर राइट टू इक्वलिटी गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। तो राइट टू इक्वलिटी के अंडर में क्या आता है कि गवर्नमेंट किसी को से भी भेदभाव नहीं करेगी। किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सब पे किसी गवर्नमेंट इन चीजों पे भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है। ये है हमारा आर्टिकल 15। ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से इन चीजों के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकता कि वो किस रिलीजन का है, वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है। किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो औरत हो या आदमी हो। ठीक है। किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ हो उसका। ठीक है। कहीं का भी रहने वाला हो, तो हम उस पे भेदभाव नहीं कर सकते कि ये उस धर्म का है तो ये हमारे साथ काम नहीं करेगा। ठीक है। ये उस कास्ट का है तो ये हमारे साथ काम नहीं करेगा, या फिर ये इस जॉब को नहीं कर सकता। ठीक है। तो सब समान है। ठीक है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ? सब समान है। इसी तरह एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स। हर किसी को सार्वजनिक जगहों पे जाने की एक्सेस है। ठीक है। हर कोई सार्वजनिक जगह पे जा सकता है। ठीक है। उन पे भेदभाव नहीं कर सकते। अगर वो देश का सिटीजन है, अगर वो देश का नागरिक है, तो वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है। ठीक है। लाइक शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए। पहले क्या होता था, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे ना, वो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम क्या था, लोअर कास्ट के जो लोग थे उनसे बहुत भेदभाव किया जाता था। ठीक है। उन्हें पब्लिक वेल से, मतलब कुओं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता था। उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, शॉप्स पे नहीं जाने दिया जाता था। तो उनकी यहाँ बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी। तो इसीलिए ये कानून बनाया गया, इसीलिए ये लॉ बनाया गया, एक राइट दिया गया उन लोगों को, एक राइट दिया गया कि एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स। ठीक है। इसी तरह दूसरा है इक्वलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है। और इक्वलिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि आपको काम के अंदर इक्वलिटी होगी। मतलब कि जैसे एक लेडी काम करती है और एक आदमी काम करता है। ठीक है। दोनों अगर सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम वेजेस मिलेंगे, मतलब दोनों को सेम तनख्वाह मिलेगी। ऐसा नहीं कि आदमी ने काम करा है तो आदमी को ज़्यादा मिलेगी और औरत को कम मिलेगी। अगर दोनों सेम काम करते हैं तो दोनों को सेम तनख्वाह मिलेगी। ठीक है। तो ये है, मतलब कानून की नज़रों में दोनों इक्वल हैं। मतलब राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल हैं, आदमी और औरत दोनों इक्वलिटी हैं। और इक्वलिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। अब देखिए इक्वलिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, अब आप कहेंगे इक्वलिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है तो वो जल्दी जॉब पा लेते हैं, कुछ लोगों को रिजर्वेशन नहीं है तो वो लोग नहीं पाते। तो हम रिजर्वेशन एंड इक्वलिटी के बीच में जो रिलेशन है, क्या रिजर्वेशन इक्वलिटी के अगेंस्ट है, तो ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। आपको क्लियर कर दूंगा मैं कि रिजर्वेशन और इक्वलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखिए मैंने बताया था जैसे जो लोअर कास्ट के थे, जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम लोअर कास्ट की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है। उन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी होते थे, उन लोगों को छुआछूत उन लोगों के साथ करते थे। उन्हें कुओं से पानी नहीं लिया जाना देता था, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है। तो इस तरह की अनटचेबिलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर क्या बोला गया कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना चाहिए। ठीक है। अब इक्वलिटी एंड रिजर्वेशन। अब इक्वलिटी एंड रिजर्वेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे आप? देखिए क्या इक्वलिटी रिजर्वेशन के
जो रिजर्वेशंस हैं वो इक्वलिटी के अगेंस्ट में है? हाँ, क्या जो इक्वलिटी है वो रिजर्वेशन उस इक्वलिटी को खत्म करता है? जी नहीं, रिजर्वेशन इक्वलिटी को खत्म नहीं करता, रिजर्वेशन इक्वलिटी के अगेंस्ट में नहीं है, रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। फॉर इक्वलिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि हर किसी को सेम ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। देखिए, जो पहले के लोग थे, जो पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम की बातें हैं ये। उस टाइम क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, लोअर कास्ट के जो लोग थे उन्हें स्कूल तक नहीं जाने दिया जाता, उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें बहुत मुश्किल होती थी जॉब्स पाने में, ठीक है। उनके लिए हर चीज़ में मुश्किलें होती थी, क्योंकि वो उन्हें कहीं पे भी सेम जगह, उन्हें कहीं पब्लिक प्लेसेस पे उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। तो वो लोग क्या बहुत ही पिछड़े रह गए, वो लोग बहुत बैकवर्ड्स रह गए। उनको आगे लाने के लिए कि वो भी समाज में आगे आ पाए, ठीक है, वो भी दुनिया में आगे आ पाए, तो उसके लिए कुछ क्या किया गया, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया और उसे क्या बोला गया, रिजर्वेशन, ठीक है। अब जैसे ये फोटो है, ये तस्वीर है, इसको देखते हैं हम। इसमें क्या है, देखिए, इसमें एक बंदर है, एक पेंगुइन है, एक हाथी है, एक मछली है, एक सील है, एक डॉग है, ठीक है। ये है, ये चारों पांचों जो हैं ये एक लाइन में खड़े हैं और इनका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। जंगल में एक एग्जाम लिया जा रहा है। फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम। सबको एक ही एग्जाम देना है और वो एग्जाम क्या है, इस पेड़ पे चढ़ना है, ठीक है। अब बताइए ये क्या इक्वलिटी है? अब ये इन सब के लिए इक्वलिटी है कि इन सब के साथ सेम टेस्ट लिया जा रहा है और इनको पेड़ पे चढ़ना है। अब बंदर तो चढ़ जाएगा, बाकी तो नहीं चढ़ पाएंगे। हाथी तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। मछली कैसे चढ़ेगी? तो क्या ये सही है? ठीक है, तो ये सही नहीं है। इक्वलिटी, अगर आपको इक्वलिटी करनी है तो सबको सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब हाथी को हाथी का काम करवाया जाए, बंदर को बंदर से बंदर का काम करवाया जाए, ठीक है। और जैसे ये वाला फोटो है, इसमें क्या है, इसमें देखिए, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। अब ये जो बड़ा है इसको क्या, इस ट्रीटमेंट की और सबको क्या दिया गया, सेम ट्रीटमेंट, सबको सेम बक्से दिए गए हैं इन पे खड़े होने के लिए। अब क्या ये इक्वलिटी है? ये इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि जो छोटा है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। ये जो छोटा है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, तब जाके ये इक्वलिटी होगी। ओके, इक्वलिटी इसे बोलते हैं कि आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिले, आपको भी देखने की सेम अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप उस लायक नहीं है तो आपको उस लायक बनाया जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वलिटी। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको कि आपको, और आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है, आपको और उसेन बोल्ट जानते हैं ना, सबसे तेज भागने वाला जो है वो है उसेन बोल्ट, ठीक है। तो आपको और उसेन बोल्ट को एक रेस कराई जाए, ठीक है। तो आप तो बोलेंगे कि आप तो वो रेस करेंगे नहीं, आप बोलेंगे मैं तो हार जाऊंगा क्योंकि मैं इस कैपेबल ही नहीं हूँ उसेन बोल्ट से रेस करने लायक, ठीक है। आप साफ साफ मना कर देंगे। तो क्योंकि ये आप बोलेंगे ये तो इक्वलिटी नहीं हुई, ये कौन सी बराबरी की बात हुई, उसेन बोल्ट और मेरी कहाँ बराबरी हो रही है, मैं तो उसेन बोल्ट से बहुत पीछे रह जाऊंगा, मैं तो हार जाऊंगा, हमें कम से कम बराबरी का तो करे। तो फिर वो क्या करेंगे, आपको क्या किया जाएगा, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। या तो आपको कुछ एक व्हीकल दे दिया जाएगा कि आप इससे भागिए, या फिर आपको उससे कुछ आगे खड़ा कर दिया जाएगा कि उससे आपको 300 मीटर आगे खड़ा कर देते हैं, आप यहाँ से भागिए, उसेन बोल्ट आपसे 300 मीटर पीछे से भागे, तब ये इक्वलिटी कहलाएगी, ठीक है। कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आपको उस कैपेबिलिटी से स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी। ऐसा नहीं कि आप और उसेन बोल्ट एक साथ भागेंगे तो सीधी जाहिर सी बात है आप हार जाएंगे, तो ये इक्वलिटी हुई नहीं है, तो आपको हराने वाली बात होगी, ठीक है। तो आपको एक लाइन पे खड़ा करने के लिए आपको आगे खड़ा किया जाएगा, आपको 300 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाएगा। ओके, तो sometime it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunities, ठीक है। equal opportunities ensure करने के लिए सबको कई बार कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइक इस फोटो के अंदर, ठीक है। इक्वलिटी मीन्स गिविंग इक्वल एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव व्हाटएवर वन इज कैपेबल ऑफ, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया ना, इक्वलिटी का मतलब क्या हो गया कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है।